यार कमीशंस क्वाज़ी जुडिशल अथॉरिटीज़ होती हैं। मैं इतनी बदतमीजी नहीं करना चाहूँगा कि मैं कहूँ कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, लेकिन 4 कमीशनों का मैंने आपके सामने बता दिया। नहीं, लेकिन जैसे आपने कहा पुराने स्टेक होल्डर्स को नुकसान पहुंचा है, नए स्टेक होल्डर इमर्ज हो रहे हैं। वो कौन है, अगर आप उनका तखमीना पूरा लगाते हैं तो इट लुक्स लाइक कि जम्मू सूबा में ज़्यादा फ़ायदा जो है वो बीजेपी को क्लियरली मिलता है। लेकिन ये जो खामोशी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बिल्कुल इख्तियार की और जिस तरीके से इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने स्टैंड किया, क्या मजबूरियां आपको लगता है? उन्होंने एक अपना एनालिसिस किया कि अगर हम एंग्री हो जाएं तो हमारे पीछे कितने लोग होंगे जो हमें, तो मैं यहाँ पे एंग्री हो जाऊँ, मैं डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्टें फाड़नी शुरू कर दूँ, आग लगा दूँ, सारा कुछ कर लूँ, उससे क्या फ़र्क है? जब मैं कहूँ कि डिलिमिटेशन कमीशन का मैं नहीं एक्सेप्ट करता और 2-3 लाख मेरे साथ लोग इकट्ठे हो जाएं, तो वो बात तो जाकर तभी बन पाएगी ना। तो उन्होंने जब शायद उसका असेसमेंट किया और उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो सारे अपने अपने जो चीज़ें एक्सेप्ट करके उसके साथ चल रहे हैं। स्टेटमेंट्स वगैरह तो एक जो टाइमली उसके मोमेंट्री कंजम्पशन के लिए होती हैं, एक मतलब सिम्बॉलिक है, सिम्बोलिज्म है। डिलिमिटेशन यानी हदबंदी मुकम्मल हो चुकी है। हदबंदी के मुकम्मल होने के बाद सियासी जमातों का अपना अपना तज्जिया और सियासी जमातों का अपना अपना रिएक्शन इसके ऊपर आ चुका है। मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी ज़फ़र चौधरी हैं। आइए इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को ये किस तरीके से देखते हैं। ज़फ़र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू। सबसे पहले ज़फ़र साहब, डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना काम मुकम्मल किया और 6 मई को ये काम मुकम्मल हुआ है। सही। एक बड़ा जो पॉलिटिकल क्लास है वो ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये डिलिमिटेशन कमीशन नहीं, बीजेपी का कमीशन था। एक सहाफ़ी के नाते आप इस बयान को कैसे देखते हैं? सर्कमस्टांशियल है, आई मस्ट से, क्योंकि मुझे बड़ा मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा, मुझे बड़ा बुरा लगेगा अगर मैं ये कहूँ कि डिलिमिटेशन कमीशन का जो कामकाज था दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड और इंस्पायर्ड बाय बीजेपी। मैं ये कहना चाहूँगा कि वो एक क्वाज़ी जुडिशल अथॉरिटी थी, लेकिन गवर्नमेंट है यहाँ पे, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट है वो एक बीजेपी का ही एक ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। उन्होंने जो डाटा वगैरह प्रोवाइड किया होगा टू दैट एक्सटेंट वो सारी बात ठीक है, लेकिन जो ये सारे लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी कमीशन, तो वो एक सर्कमस्टांशियल उसका एविडेंस जो है वो ज़रूर मिलता है। सर्कमस्टांशियल इस तरह से कि जो डिलिमिटेशन प्रोसेस होता है कोई भी, वो मुल्क भर में, हमारे हिंदुस्तान में कभी भी डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो हुआ हो या दुनिया में कहीं पे भी जब भी डिलिमिटेशन प्रोसेस होता है, इसलिए अमेरिका में जेरीमैंडरिंग एक बार कहा गया था कि उन्होंने अपने हिसाब से सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूंसीज कर दी थी, वो दैट क्रिएट्स अ वेरी वाइड कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ अनहैप्पीनेस। उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो नाखुश होते हैं, नाराज़ होते हैं। उसकी बड़ी वजह ये होती है कि डिलिमिटेशन करवाई ही इसलिए जाती है कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनको थोड़ा सा हिला के बाकी लोगों को भी अपॉर्चुनिटी दी जाए। और जब वो होता है, जब वो प्रोसेस होता है, तो जो एग्जिस्टिंग जो स्टेटस को है वो स्टेटस को वो काफ़ी हद तक चैलेंज हो जाता है। जो पुराने स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिन लोगों ने मान लीजिए पिछला इलेक्शन लड़ा, वो जीता, उससे पिछला, उनका एक अपना कॉन्स्टिट्यूंसी, एक उसका मिजाज उनके हिसाब से बन गया हुआ होता है, वो सारा तब्दील हो जाता है। नई रियलिटीज़, नए स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इमर्ज हो जाते हैं। उसमें किसी को फ़ायदा होता है, किसी को नुकसान होता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई। आपने पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको एक बड़े अनइमेजिनेबल तरीके से आपने रिजिक किया, रिस्ट्रक्चर किया। आधी वो आप कश्मीर वैली में है, आधी जम्मू में है। आपने जो नंबर ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं वो जम्मू सूबा में बढ़ाई, यहाँ पे 6 बढ़ी, कश्मीर में सिर्फ 1 ज़्यादा बढ़ पाई। तो उसके हर जो भी एक आउटपुट है उसके पीछे एक जस्टिफिकेशन ज़रूर है कि हमने डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड किया 3 कैटेगरीज में, हिली एंड डिफ़िकल्ट, हिली एंड फ्लैट एंड टोटल फ्लैट, 3 कैटेगरीज में ये किया। एक एडिशनल उन्होंने ले लिया, उन्होंने कहा कि हमने एक एडिशनल अपना जो मेथोडोलॉजी है उसमें ये चीज़ ऐड कर दी कि बॉर्डर के नज़दीक जो इलाके हैं उनको थोड़ा इंक्रीज अटेंशन, इंक्रीज फोकस जो है उनको दिया जाए। तो जितनी भी तब्दीलियां हुई हैं उनके पीछे उन्होंने कहा कि ये हमारे पास जस्टिफिकेशन थी, ये मेथोडोलॉजी हमने अप्लाई की। लेकिन आउटकम जितना भी है उसको जब आप मेजर करते हैं, उसका हर तरीके से जो फायदा है वो बीजेपी को मिलता है। वो जाहिरन नजर आ रहा है कि वो बीजेपी को मिलता है। वो इंसिडेंटल भी हो सकता है, वो
कॉन्सिक्वेंशियल भी हो सकता है, वो सर्कमस्टांशियल भी हो सकता है, लेकिन लगभग खास करके जम्मू सूबा के अंदर आप जब देखते हैं, जम्मू सूबा में आप देखते हैं तो जो इम्पैक्ट उसका जो आउटकम है, जितनी भी तब्दीलियां ज़्यादातर होती हैं उसमें जब आपको इस तरह से नहीं, ये जो ब्रॉडली अभी कहा जा रहा है, ये जो है बेसलेस बातें बहुत ज़्यादा की जा रही हैं कि भी ये एक हिंदू कॉन्स्टिट्यूंसी वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए, बीजेपी का ऐसे करने के लिए, मुस्लिम वोट को डिवाइड करने के लिए वगैरह वगैरह, नहीं, इस तरह से नहीं इसको देखा जा सकता। यू विल हैव टू एग्जामिन एवरी सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी एंड रिमेंबर, उसके लिए बहुत बुनियादी ग्राउंड की आपके पास नॉलेज होनी वो बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे आपने देखना कि मान लीजिए आप कठुआ में 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं अगर, तो 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज अब बन गई कठुआ में, और आप वहाँ पे पूरा कहेंगे जी कठुआ है उसमें इतने 80% हिंदू लोग रहते हैं तो वहाँ से सारे लोग वो जीत कर आ जाएंगे, तो लिहाजा ये ऐसे हो गया। आप बनी में जाएं, वहाँ पे आप वोटिंग पैटर्न देखें, इवेंचुअली हो सकता है कि वहाँ से कोई मुसलमान जीते। माता वैष्णो देवी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है रियासी डिस्ट्रिक्ट में, कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम तो माता वैष्णो देवी जरूर है क्योंकि उसका एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है, वहाँ पे श्राइन है, लेकिन जब आप जो वहाँ का डेमोग्राफी को जब आप एग्जामिन करते हैं तो उसमें लगभग 15%, 15-18% के करीब तो शेड्यूल ट्राइब वोट है, 25% के करीब आपके पास शेड्यूल कास्ट वोट है। अगर शेड्यूल ट्राइब ही सिर्फ 15% है तो फिर इसका मतलब मुस्लिम वोट पॉसिबली वहाँ पे 30% से ज़्यादा हो सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम बेशक वो एक रेवर्ट श्राइन के पीछे ज़रूर रहे, लेकिन जब इलेक्शन होगा तो उसमें अगर एक स्ट्रांग मुस्लिम कैंडिडेट होगा तो ही स्टैंड्स फार बेटर चांसेस ऑफ विनिंग एज कंपेयर टू अदर। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आपको एक एनालिसिस इसके ऊपर करने के लिए आपको एक इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूंसी और उसमें कितने एक्टर्स हैं उनकी माइन्यूट नॉलेज होनी बड़ी जरूरी है, तब आप बता सकते हैं। जैसे आपने कहा कि इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूंसी लेकर कॉन्स्टिट्यूंसी बाय कॉन्स्टिट्यूंसी इम्पैक्ट आपको जो है वो स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन जब साहब यूं लग रहा है कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिस डीलिमिटेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया था, जो टीम जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था डीलिमिटेशन कमीशन, इस डीलिमिटेशन कमीशन ने हदबंदी जो की है कोई पैरामीटर्स की बुनियाद पर की है, जबकि लोग शवाहिद दे रहे हैं कि जनाब ये देखिए ये तो 6 महीना पहले कह रहे थे कि ये इलाका इस इलाके के साथ जोड़ दिया जाएगा, ये इलाका इस इलाके के साथ जोड़ दिया जाएगा। 2-3 चीज़ें हैं कि पैरामीटर्स उन्होंने खुद बताए हैं, उन्होंने पहले भी बताया। उन्होंने 22 दिसंबर को जब एसोसिएट मेंबर्स के साथ अपनी मीटिंग की दिल्ली में, तो तब फर्स्ट टाइम एवर उन्होंने बताया कि ये मेथोडोलॉजी हमने अडॉप्ट की है। ठीक, जो एग्जिस्टिंग मेथोडोलॉजी, जो एक्सेप्टेड मेथोडोलॉजी है हमारे मुल्क में, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करता है, वो ये कहता है कि किसी स्टेट की या जो भी टेरिटरी है उसकी आप टोटल पॉपुलेशन ले लीजिए, उस पॉपुलेशन को आप डिवाइड कीजिए, नंबर ऑफ जो सीट्स हैं उसके साथ डिवाइड कीजिए, और 10% to 15% प्लस माइनस आप उसमें ले लें, इसलिए कि कहीं पे आप जो एवरेज आपकी जा रही है उससे आप 15% ज़्यादा जा सकते हैं या 15% कम आ जाते हैं। इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कि जो एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, डिवीजन है, डिस्ट्रिक्ट है, उसको डिस्टर्ब ना करना पड़े, कि अगर आप उसको बैलेंस करते रहें जम्मू ज़िला में फॉर एग्जांपल, और आपकी आधी कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू में आ जाए और आधी रजौरी में आ जाए, आधी जम्मू में आ जाए और आधी रियासी में आ जाए, तो उसको अवॉइड करने के लिए 10 to 15%। तो कमीशन भी यही कहता है, हम भी यही कहते हैं, जो जनरल नॉलेज है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में भी इसी तरह से उसको एक्सप्लेन किया हुआ कि इस तरह से आप कर लेना। लेकिन 22 दिसंबर को 2021 को जब कमीशन ने पहली बार अपनी मीटिंग की एसोसिएट मेंबर्स के साथ दिल्ली में, पहली बार मतलब जिसमें उन्होंने ब्रॉडली बताया कि हमने 6 सीटें जम्मू को दी हैं और 1 एक्स्ट्रा सीट जो कश्मीर को दी है, उसमें उन्होंने मेथोडोलॉजी एक्सप्लेन की। और जो बड़ी चीज़ कि जम्मू में 6 सीटें देने का जो उन्होंने जस्टिफिकेशन दी, उसमें जो बड़ी 2 चीज़ें उन्होंने अप्लाई की। एक उन्होंने जो हिली और डिफ़िकल्ट एरियाज़, जिसमें किश्तवाड़ को अकोमोडेट, डोडा को अकोमोडेट हो गया, रजौरी का अकोमोडेट हो गया और उधमपुर का अकोमोडेट हो गया। और दूसरा बताया उन्होंने कि बॉर्डर के साथ प्रॉक्सिमिटी, यानी सांबा में जो एक एडिशनल सीट है, कठुआ में एक एडिशनल सीट है, वो उसको करके वो अकोमोडेट। मैं ये कहता हूँ कि कमीशन अपनी तरफ से कह रहा है कि ये हमने साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है ये यूज़ की है और इसके मुताबिक हमने अवार्ड दिया है। लोग कहते हैं कि बीजेपी से इन्फ्लुएंस्ड है कमीशन का वर्क, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब आप उसको अवार्ड को कॉन्स्टिट्यूंसी बाय कॉन्स्टिट्यूंसी जब आप स्टडी करते हैं तो आप देखते हैं कि ज़्यादातर क्योंकि स्टेटस को चेंज हुआ है, पुराने स्टेक होल्डर्स को नुकसान पहुंचा है, नए स्टेक होल्डर इमर्ज हो रहे हैं। वो कौन है, अगर आप उनका तखमीना पूरा लगाते हैं तो इट लुक्स लाइक कि जम्मू सूबा में ज़्यादा फ़ायदा जो है वो बीजेपी को क्लियरली मिलता है।
और कश्मीर में अगर आप चले जाते हैं तो जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मान लीजिएगा आप अकबर लोन की कॉन्स्टिट्यूंसी आप डिस्कस कर लें, आप साउथ कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी डिस्कस कर लें। देखिए हम इंडिया में रहते हैं ना, साउथ एशियन हमारा एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, यहाँ पे जो इलेक्शन होता है उसमें लैंग्वेज, कास्ट, कम्युनिटी, बिरादरी वगैरह वगैरह, अर्बन, रूरल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसमें चलती हैं, ये चलती हैं। वो जब पॉपुलेशन सेटअप डिवाइड होते देखते हो तो आपको पता चलता, मान लीजिए मैं बहुत ही सिंप्लीफाई करके रजौरी पुंछ की एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सारा वोट कभी कभी पोलराइज हो जाता है अराउंड एक गुज्जर और नॉन गुज्जर पहाड़ी के इर्द गिर्द पोलराइज हो जाता है। तो एक इलाका है जिसमें 60-65 या 70% गुज्जर पॉपुलेशन है, 30-35 पहाड़ी है। पहाड़ी अक्सर वहाँ पे कंसोलिडेट होता है। फ़र्ज़ कीजिए आप उस चंक को वहाँ से रिमूव कर देते हैं तो वो क्लियरली पता चलता है कि ये क्लियर गुज्जर, तो अब जो गुज्जर वहाँ से कैंडिडेट होगा अगर कॉन्स्टिट्यूंसी ओपन है तो वो ही विल हैव ग्रेटर चांस ऑफ विनिंग, ठीक है ना। उस तरह से अगर आप कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज देखते हैं और आप एनालाइज करते हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन कौन लोग हैं जो जहाँ पे कॉम्पिटिटर हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, तो उससे आपको ये चीज़ पता चलती है कि जो बीजेपी के लोग और बीजेपी के नज़दीक जो जुड़े हुए लोग जो हैं उनको फ़ायदा ज़्यादा मिल रहा है। जैसे आपने कि उनको फ़ायदा ज़्यादा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर थोड़ा सा तारीख में चले जाएं तो क्या पहली बार हदबंदी कमीशन ने इस तरह की सिफारिशात दी हैं, या जितने भी हदबंदी कमीशन इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में बनाए गए वो भी सियासी तकाज़ों पर और सियासी बुनियादों पर काम करते रहे? आई मस्ट से दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई हैव कम अक्रॉस सिंस यस्टरडे, कि बीजेपी जो चीज़ें भी अभी करती है या जो चीज़ें इंस्टीट्यूशन भी आज करते हैं, ये साथ में एक जो है जस्टिफिकेशन देते हैं कि यार तो आप तो पहले कर चुके हो ये, इसी तरह से आप हमसे क्यों पूछ रहे हो। तो वो मुझे याद आता है कि भी रविशंकर प्रसाद वहाँ पे बात करते पार्लियामेंट में कि यही आर्टिकल 370 का जब हुआ तो किसी ने कहा कि आपने इमरजेंसी वाली हालत लगा दी, और प्रेसिडेंट भी प्लायबल थे, वो भी आपकी बात मान जाते हैं, आप जो कहते हो तो प्रेसिडेंट भी कर जाते हैं। वो कहते हैं कि जी जब इंदिरा गांधी ने कोई बड़ा फैसला किया तो जो प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद हैं तो ही वाज इन द बाथटब, वो शावर ले रहे थे, तो उन्होंने कहा यहीं ले आओ कागज में दस्तखत करके मैं दे देता हूँ, आपके प्रेसिडेंट्स ने तो आपके लिए इस तरह से काम किया हुआ है। एनीवे लेट्स गो बैक कि जब फर्स्ट इलेक्शन एवर यहाँ पे हुए थे जम्मू कश्मीर में जो 47 के बाद, जो 47 के पहले का भी, अब वो लंबी बात हो जाएगी, तब भी डिलिमिटेशन हुई थी, महाराजा हरि सिंह ने भी डिलिमिटेशन करवाई थी, उसका भी एक अपना तरीकाकार था। जो 47 के बाद पहले इलेक्शन हुए थे जब शेख अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट बन गई थी तो उसमें भी डिलिमिटेशन हुई थी, ठीक। लेकिन वो तब क्योंकि इलेक्शन कमीशन का यहाँ पे रोल नहीं होता था, पार्लियामेंट का जो है वो फुल जो फोर्स है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर नहीं होती थी, जो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है वही अथॉरिटी थी कि वो कर। उस डिलिमिटेशन कमीशन ने वो क्योंकि शेख अब्दुल्ला साहब जिस तरह से चाहते थे, हालांकि बहुत ज़्यादा अपोजिशन थी नहीं, कश्मीर में भी नहीं थी, जम्मू में भी बहुत ज़्यादा अपोजिशन नहीं थी, लेकिन क्या पता किस कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन आदमी खड़ा हो जाए और जो जिसको आप समझते हो, जिसको आपने नॉमिनेट किया हुआ है फलां जगह पे, उसमें जस्ट क्विकली एक्सप्लेन दैट कि उससे जो पहले थोड़ा सा जाते हैं कि जब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है इमर्ज कैसे होगा। जो ठीक 1946 के जो इलेक्शन हुए थे, दैट वाज द लास्ट इलेक्शन जो प्रजा सभा जो थी महाराजा के टाइम वो हुए थे, तो उसमें क्लियरली डिफाइंड थे एरिया सेगमेंट जो डिफाइंड थे कि भी यहाँ के लीडर कौन है, वहाँ के लीडर कौन है, इस तरह से वो डिफाइंड थे। 47 के बाद जो है जब इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन जब बन गई तो उन्होंने इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अपॉइंट किए थे देख रेख करने के लिए, मतलब एक मिनिस्टर की तरह वो अपॉइंट किए थे 18-20 लोग। तो उसमें आपको अगर आपको मान लीजिए गिरधारी लाल डोगरा को इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया कठुआ का, विच मीन्स कि जब थोड़े रिफॉर्म्स होंगे, पॉलिटिकल जो और बेटर सिचुएशन बनेंगी तो गिरधारी लाल डोगरा ही बड़े लीडर होंगे कठुआ के। भगत छज्जू राम है, मोतीराम बैगड़ा है, उधमपुर के बड़े लीडर वही होंगे। वो उस तरह से करके चीज़ें डिफाइन होनी शुरू हो गई। तो जब डिलिमिटेशन कमीशन उन्होंने बनाया तो वो शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि अभी जहाँ से बख्शी ने जीतना है वहाँ से बख्शी ही जीते, जहाँ से सादिक ने जीतना है वही जीते, जहाँ से कासिम ने जीतना है वही जीते। तो दैट डिलिमिटेशन कमीशन डिड नॉट हैव एनी प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन एट ऑल। उसने किया ही बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं किया। जो इसके पार्टी के अपने ऑफिस बेरर हैं, जो पार्टी के मान लीजिए जनरल सेक्रेटरी हैं, मौलाना मसूदी हैं या कोई हैं, उनके साथ भी उसकी जो है कोई डिस्कशन कोई नहीं। उन्होंने एक कमीशन अपॉइंट किया
और शेख साहब ने उनको बताया, ये डॉक्यूमेंटेड है चीज़, ये उन्होंने बताया कि यार ये इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसी सारी बनानी है आपने, उन्होंने बनाया, उसके ऊपर साइन किया तो दे दिया, उन्होंने कहा जी ये रिपोर्ट है आपकी। उसके बाद उसके बाद जब 60 के बाद आपका आता है, उसमें जो मुसलसल मैं आपको बताता हूँ कि जो एक 61 के सेंसस के बाद डिलिमिटेशन हुआ, फिर 71 के सेंसस के बाद डिलिमिटेशन हुआ। दोनों डिलिमिटेशन प्रोसेसेस में जम्मू से जो है वो बहुत ज़्यादा, जम्मू जो जिसको मैं हमेशा ये जो तवी कैचमेंट एरिया जो है वो मैं बताता हूँ, यहाँ से बहुत ज़्यादा एलिगेशन थे कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है हमारे साथ, हमें जो फेयर इसमें बैलेंस नहीं मिला। लेकिन उसमें जो फोर्स ऑफ लॉ है वो लगी, वो डिलिमिटेशन जिस तरह से वो रिपोर्ट आई वो वैसे ही एक्सेप्ट की गई। मोस्ट इंटरेस्टिंग जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है जो 12-13 साल तक चला, कैन यू इमेजिन, जो 12-13 साल तक वो डिलिमिटेशन का प्रोसेस चला, वो था कि जो 1981 के सेंसस के बेसिस के ऊपर जो डिलिमिटेशन होना था, जो उस वक्त के रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, उनकी सदारत में फिर बीच में बहुत सारे इश्यूज बने, 2-3 बार उस डिलिमिटेशन प्रोसेस को चेंज किया गया, 2-3 बार उसको कमीशन को ही तब्दील कर दिया गया, कभी रिपोर्ट नहीं एक्सेप्टेबल हुई, कुछ नहीं हुआ, कमीशन को ही तब्दील कर दिया गया। ये मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम नॉट मेकिंग ए रॉन्ग क्लेम, या आपके ऑडियंस को आपके थ्रू पहली बार इस बात का पता चल रहा होगा कि 91 में उसने, कमीशन ने अपनी जो है वो रिपोर्ट एक नज़दीक उन्होंने लाई, वो जस्टिस साहब का मुझे नाम नहीं याद आ रहा, फिर उसके बाद वो कमीशन को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ा फिर से, जस्टिस के गुप्ता जो है उनको दोबारा उसका जो वो कमिश्नर बनाया, मुकर्रर किया गया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई, तब यहाँ पे ना नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, ना कांग्रेस थी, कोई भी नहीं था यहाँ पे, तब यहाँ पे गवर्नर का रोल था वहाँ पे, वो करवाई। लेकिन जम्मू में आज आप कह रहे हैं ना कि भी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और सारे लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी का कमीशन है वगैरह वगैरह, जम्मू में उसके खिलाफ इतना स्ट्रॉन्ग एहतजाज हुआ कि फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि एक डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट है वो रिजेक्ट करनी पड़ी, रिजेक्ट करके वो वापस जो गवर्नर ने रिकमिट की उनको, कमीशन को, आप उन्होंने कहा कि आप दोबारा काम कीजिए और फिर आप रिपोर्ट लेकर आइए। फिर वो 95 में जो है लास्ट रिपोर्ट वो आई। जम्मू का यहाँ पे 48 घंटे का बंद रहा, कंप्लीट बंद रहा, इन्होंने कहा कि हम इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये मान के चलें ज़फ़र साहब की सियासी बुनियादों पर ही ये डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट्स बनती रही हैं, या कभी कोई कमीशन वो भी रहा है जिसको ये कहा जाए कि भाई कमीशन आज़ाद था, उसने आज़ादाना तौर पर एक रिपोर्ट तैयार की, उसमें किसी किस्म की कोई सियासी मुदाखलत नहीं थी? यार कमीशंस क्वाज़ी जुडिशल अथॉरिटीज़ होती हैं, मैं इतनी बदतमीज़ी नहीं करना चाहूँगा कि मैं कहूँ कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, लेकिन 4 कमीशनों का मैंने आपके सामने बता दिया। नहीं, लेकिन जैसे आपने कहा क्वाज़ी जुडिशल बॉडी होते हैं, मैंने इसलिए ये सवाल पूछा क्योंकि जब आप एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आप हाई कोर्ट से एज जज रिटायर होते हैं, तो लोगों की बड़ी तवक्कात आपसे वाबस्ता होती हैं। आप जब हाई कोर्ट की कुर्सी पर हैं या आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, तो लोगों की बहुत सारी तवक्कात और बहुत उम्मीदें आपसे होती हैं। और हमारे मुल्क में तो यूँ है कि आखिरी लफ्ज़ जो है सुप्रीम कोर्ट से जो आ जाता है, लोग उसको फ़ौरन मान लेते हैं। बाबरी मस्जिद का फ़ैसला आया, लोगों ने हर बहरफ उस पूरे फ़ैसले को मान लिया। तो जब एक जज की ये कदर मंजिलत हमारी इस सोसाइटी में है, तो आप रिटायरमेंट के बाद एक कमीशन को हेड करते हैं, वहाँ क्यों मुश्किल हो जाता है फिर ये? अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में आई डोंट हैव मच टू ऐड ऑन दिस। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत है, लेकिन ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब देखने वाले भी जानते हैं कि लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं। What are people saying? अच्छा, मुझे बताइए ज़फ़र साहब। मुझे वो कहने की ज़रूरत नहीं, लोग जो है खुद जो है वो बहुत सारी बातें कह रहे हैं इसके बारे में। ज़फ़र साहब, मुझे ये बताइएगा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस का भी रिएक्शन आया है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का रिएक्शन भी आया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का रिएक्शन भी आया है, लेकिन आपसे जानना चाहूँगा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला लोकसभा में भी उसके बाद जब से ये कमीशन बना है, पहले उन लोगों ने कहा जी हम इसको मानते ही नहीं, फिर उन लोगों ने इसको चैलेंज कर दिया कि जनाब ये तो कानूनी तौर पर जो आपने बनाया, क्योंकि हमने रीऑर्गेनाइजेशन के कानून को ही चैलेंज किया हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस डिलिमिटेशन कमीशन को मानना और इंतखाबात के लिए मांग करना, पीडीपी का इस डिलिमिटेशन कमीशन से दूर रहना लेकिन इंतखाबात में शामिल होने की बात करना, आप इसको कैसे देखते हैं? और क्या वाकई जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कोई डिलिमिटेशन कमीशन ने कोई वादी कश्मीर में काम किया है? अब मुझसे ये क्यों ज़बरदस्ती कहलवाना चाहते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन ने उनको फ़ायदा दिया है? लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम स्टडी करते हैं कि किसको फ़ायदा मिल रहा है। सर्कमस्टांशियल के हो सकता है कि कुपवाड़ा में
डिलिमिटेशन कमीशन ने देखा हो कि ये जो है ये बड़ा हिली और डिफिकल्ट डिस्ट्रिक्ट है और इसमें जो है हम त्रेगाम को इस तरह से करके कॉन्स्टिट्यूंसी बना देते हैं, तो उसका फायदा अगर पीपल कॉन्फ्रेंस को मिल जाता है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि डिलिमिटेशन कमीशन ने पीपल कॉन्फ्रेंस को अपने माइंड में रख के ये फायदा दिया है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि पीपल कॉन्फ्रेंस को उसका फायदा हो रहा है। ये मैं कहूंगा आपको कि जिस तरह से मैं बुनियादी तौर के ऊपर जब इनका फर्स्ट ड्राफ्ट आया मैं तब से मैं कहता जा रहा हूँ मैं कि स्टेटस को चेंज होता है, स्टेक होल्डर्स नए बनते हैं, नई कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं ऑफ इंटरेस्ट जो हैं वो पैदा होती हैं। अगर एग्जामिन किया जाता है कॉन्स्टिट्यूंसी बाय कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब मैं अपने सामने लिस्ट रखता हूँ मैं कि ये पीपल कॉन्फ्रेंस में इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स हैं और ये फलां एरिया से इलेक्शन लड़ने के ये ख्वाहिशमंद है, बिल्कुल ठीक, ये अपनी पार्टी के हैं, ये फलां से इलेक्शन लड़ेंगे, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के ठीक। तो उसमें जब वो मैं टेबल बना के और नई कॉन्स्टिट्यूंसी को एग्जामिन करके टिक मार्क करने की कोशिश करता हूँ, जो मेरे पास आखिरी रिजल्ट आता है उसमें नंबर जो है वो पीपल कॉन्फ्रेंस के फेवर में ज्यादा आते हैं, उसमें नंबर उनके फेवर। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को लेकर मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का ये है कि अगर आप उनकी एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी को डिस्कस करें कि भी चौधरी, मान लीजिए आप इमेजिन करते हैं कि जी ये ऊड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, शफी ऊड़ी साहब की है, ये आपकी चरार शरीफ है, ये अब्दुल रहीम राथर या उनका बेटा, या उधर वो तो अब पीसी में गया, शफी ऊड़ी साहब का बेटा वहाँ पे वो है, चौधरी रमज़ान की यहाँ पे ये है। आप जब उसके वो पटवार सर्कल को जब वो पंचायतों को आप डिस्कस करते हैं कि यार जहाँ से चौधरी ज़्यादा वोट लेता था वो तो यहाँ से निकल गई है, अब या तो चौधरी को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा या शायद यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उस तरह से जो मतलब कुल मिला के मैं अगर एक इंडिविजुअल पार्टी के ऊपर मैं ना जाऊं तो कुल मिला के मैं आपको ये कहता हूं कि अगर 2008 की असेंबली में जो लोग थे उनमें से 50 से ज्यादा, मेरे ख्याल 50 के करीब जो हैं या 45-50 जो है वो रिपीट हो गए किसमें 2014 में, पहले ज्यादा था, आई थिंक ये मुझसे गलत हो जाएगा, 2002 में जो थे या 2008 में, जो 2002 में जो थे वो 2009 में रिपीट हुए, तो 2009 में जो है वो काफी हद तक जो है वो रिपीट हो गए, 2014 में 96 वाले जो थे वो 2002 में मेरे ख्याल से कोई 55 के करीब जो है वो रिपीट हो गए। अब 2014 में जो लोग थे उनमें से मैं 8-10 से ज्यादा को रिपीट होते हुए नहीं देख पाता, इस डिलिमिटेशन के मुताबिक 8-10-12 से ज्यादा को रिपीट होते हुए नहीं देख। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने जो डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर जो इनका फ्लक्चुएटिंग स्टैंड रहा, पहले कहा कि नहीं जी हम इसको मानते नहीं, और बाद में अब, और उसके बाद ये भी कि आप लोकसभा में हैं, आप डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर 370 को लेकर 35A को लेकर तमाम चीज़ों को लेकर बड़ा कुछ कह सकते हैं, लेकिन ये जो खामोशी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बिल्कुल इख्तियार की और जिस तरीके से दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने स्टैंड किया, क्या मजबूरियां आपको लगता है ऐसी रही हैं जिन मजबूरियों के चलते इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना पॉलिटिकल स्टैंड चेंज करके ये तय किया कि हम इंतखाबात में उतर आएंगे? ये खामोशियाँ जो हैं ये बड़ी प्रैक्टिकल हैं, ये दिस आर वेरी प्रैक्टिकल, जो उनका स्टैंड इसके ऊपर लिया है ये बड़ा प्रैक्टिकल है। मतलब मैं देख रहा था उमर अब्दुल्ला साहब को, जब वो उनको डिटेंशन से जब वो आए तो वो हरी पैलेस से गुपकार रोड पे, तो यहाँ तक उनकी दाढ़ी थी, तो जिन्होंने उनको बतौर चीफ मिनिस्टर ये सारा देखा हुआ, देख कर थोड़ा सा बुरा लगता कि यार ये क्या हो गया। तो आप अगर एक कम्प्लीटली अपने आप को आइसोलेट करके एक डिस्पैशनेट एनालिसिस अगर आप करते हैं तो आपको लगता है कि यार ये आदमी जो है जिसने दाढ़ी इतनी बढ़ा ली, एज ए डेली रिमाइंडर टू हिमसेल्फ कि इसके साथ गलत हो रहा है और इसके लोगों के साथ गलत हो रहा है और कश्मीर के साथ गलत हो रहा है, तो अब ये आदमी जब बाहर आएगा तो ये इतना कड़वा होगा, इतना बेटर होगा कि इसके साथ अब शायद ज़िंदगी में डील करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। हाँ। ये मुश्किल हो जाएगा कि मतलब जिस एलिनेशन के साथ अगर आप डील कर रहे थे, आप चाहते थे कि यासीन मलिक जैसे आदमी को, गिलानी जैसे आदमी को, या बड़े ही मॉडरेट मीरवाइज जैसे आदमी को जो है वो डील कैसे किया जाए, लेकिन आपने तो उमर अब्दुल्ला पैदा कर दिया कि वो अब तो इतना एक एलिनेशन के एक्सट्रीम के ऊपर तो यही आदमी होगा। लेकिन धीरे धीरे जब हमने देखा चीज़ें सारी खुली तो हमने देखा सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ, सिस्टम्स के साथ, प्रोसेसेस के साथ जो पोस्ट अगस्त 5 2019 या मैं ये कहूँ कि जो अगस्त 5 2019 के इवेंट के ऊपर बेस्ड उनके डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस के प्रोसेसेस थे, उनमें जब इनको धीरे धीरे हमने सब ने उनको पूरा मामूल के मुताबिक इंगेज करते हुए देखा, तो फिर आप एनालाइज करते हैं कि ये क्या चीज़ हो रही है, ये तो दे आर नॉट इवन गेटिंग एंग्री। तो मेरे ख्याल में जो ज़्यादा हमसे ज़्यादा सियाने वो हैं, उन्होंने एक अपना एनालिसिस किया कि अगर हम एंग्री हो जाएं तो हमारे पीछे कितने लोग होंगे जो हमें
तो मैं यहाँ पे एंग्री हो जाऊँ, मैं डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्टें फाड़नी शुरू कर दूँ, आग लगा दूँ, सारा कुछ कर लूँ, उससे क्या फ़र्क है? जब मैं कहूं कि डिलिमिटेशन कमीशन का मैं नहीं एक्सेप्ट करता और 2-3 लाख मेरे साथ लोग इकट्ठे हो जाएं, तो वो बात तो जाकर तभी बन पाएगी ना। तो उन्होंने जब शायद उसका असेसमेंट किया और उन्होंने रियलाइज किया कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो सारे अपने अपने जो चीज़ें एक्सेप्ट करके उसके साथ चल रहे हैं। स्टेटमेंट्स वगैरह तो एक जो टाइमली उसके मोमेंट्री कंजम्पशन के लिए होती हैं, एक मतलब सिंबॉलिक है, सिंबॉलिज्म है कि जैसे ईद होगी तो आपने ईद मुबारक लिखना, गुरपुरब होगा तो अपने गुरपुरब मुबारक लिखना है, वो लिखना। तो इसी तरह से ये चीज़ आई, आपने स्टेटमेंट जारी करनी है, आपने कर दी। ये सर डिलिमिटेशन तक मैं इसको महदूद रखना चाहता था, लेकिन आपने बात की है, आपसे समझना भी चाहूँगा कि उमर अब्दुल्ला ने एक स्टेटमेंट दिया रमज़ान को लेकर कि जी सहरी और इफ्तारी के वक्त डिलिबरेटली बिजली बंद की गई। बहुत बड़ी तादाद में लोग ये कह रहे हैं जी हमें ये तवक्का और ये उम्मीद नहीं थी कि उमर अब्दुल्ला इस तरह का स्टेटमेंट देंगे। बिजली तो हमारे यहाँ भी त्यौहार उन्हीं टाइमों में थे, उन त्योहारों पर उन्होंने क्या कहते हैं, हमें भी हमारी जम्मू में भी बिजली बंद थी, तो उन्हें इस तरह का एक कम्युनल स्टेटमेंट जो है वो नहीं देना चाहिए था। आप क्या देखते हैं, क्या ये असर है उसी वो जो कैदबंद में रहे उसी का असर है ये कि वो? नो, आई डोंट थिंक। बेसिकली यू हैव ए कॉन्स्टिट्यूएंसी इन कश्मीर, और जिसमें हर रोज़ वहाँ पे बात जो है वो चल रही है कि आप देखें फेसबुक ट्विटर के ऊपर जाएं, दिन भर भरा पड़ा है वहाँ पे, जो लोग कह रहे हैं कि सहरी और इफ्तार के भी लोग कहते हैं कि जी देखो ग्रिड ने कैसे टाइम मैच करके रखा हुआ कि सहरी और इफ्तार के एन वक्त वो बिल्कुल कर रहे हैं, हो जाती है वो। तो वो जब सारे लोग कह रहे हैं तो उसमें जो लीडर होता है वो भी कहता है कि भाई मैं एक्नॉलेज करता हूँ, एंडोर्स करता हूँ, आप जो कह रहे हैं मैं उसको बात को मानता हूँ। तो यही होता है, रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड इसी तरह से आप करते हैं तो वो करता है। लेकिन अब ये आपने सवाल पूछा तो मैं इसमें एक छोटा सा जो हमारे इसके टॉपिक के साथ रिलेटेड नहीं है, आपने दिन में कई घंटे बिजली दी, सहरी और इफ्तार के वक्त दिखते आई, अगर आप वो दिन की काट के इफ्तार और सहरी के वक्त दे देते तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा बेहतर होता। ये स्टेटमेंट भी नहीं आता, वो ज्यादा बेहतर होता। मतलब पीपल वुड हैव फेल्ट वेरी रिस्पेक्टेड कि यार देखो पावर का इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है और ये तो दिन में भी पावर यहाँ पे अवेलेबल नहीं, तो बड़ी मुश्किल से कहीं से ये बचा के शाम के और सुबह के वक्त जो है ये देखो हमारी कितनी ये ध्यान रखा जा रहा है कितना। चलिए वापस आऊंगा जफर साहब, डिलिमिटेशन कमीशन ने एक तो गजट नोटिफिकेशन जो इशू हुआ है वो तो एक हिस्सा है, उस गजट नोटिफिकेशन के साथ में पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या गजट नोटिफिकेशन ही मुकम्मल रिपोर्ट है या मुकम्मल रिपोर्ट बाद में आएगी किताब की शक्ल में मुझे और आपके पढ़ने के लिए, या गजट नोटिफिकेशन एक अलग चीज़ है, उसके साथ में हैंड आउट इशू किया गया प्रेस नोट जिसमें ये लिखा गया कि भाई हमने 2 सीटें कहा है कि नॉमिनेशन की जाए कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए, उसमें भी लफ्ज़ जो है कश्मीरी पंडित इस्तेमाल नहीं किया गया है, उस पर भी आपसे जानना चाहूँगा क्यों नहीं किया गया। और दूसरा ये पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से जो लोग यहाँ आए हुए हैं उनके लेकर भी ये कहा गया कि इनके लिए भी कुछ किया जाए। पहले तो ये कि क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया कश्मीरी पंडित लफ्ज़, माइग्रेंट क्यों इसको तक महदूद क्यों रखा गया, और ये नॉमिनेशन का सिलसिला अब होगा कहाँ से? 90 सीट्स तो आपने कह दी, तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर क्या कोई अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए ये आप जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपकी तरफ से ट्रिकी नहीं है, ये जो कमीशन ने एक ट्रिकी क्वेश्चन जो है वो क्रिएट करके छोड़ दिया है। तो आई विल रिफ्यूज़ टू एग्री कि कमीशन ने अपनी तरफ से कुछ करके दे दिया है। गवर्नमेंट भी एक स्टेक होल्डर है, जब कमीशन कहती है कि हमने स्टेक होल्डर के साथ बड़ी बात की है तो गवर्नमेंट भी तो स्टेक होल्डर है, उनके साथ भी बात की ही होगी, शायद कुछ जो है मशवरा वहाँ से भी आया होगा कि आप इसको किस तरह से कर दीजिए। कॉम्प्लिकेटेड ये इन द सेंस कि आपका जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 है वो क्लियरली बताता है कि जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेचर होगी और उसमें 90 सीट्स होंगी, इलेक्शन के साथ वो भर के लोग आएंगे और वो ये कमीशन जो है, कमीशन को रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया था उसने कमीशन को ये हिदायत बिल्कुल भी नहीं दी है कि आप ये 90 सीट्स को भी डिवाइड करना और साथ में आपको जो अच्छा लगा और भी रिकमेंडेशन जो है वो आप दे देना साथ में, वो हम बाद में देखेंगे कि क्या करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये कि ये कमीशन का मैंडेट जो है वो नहीं था, ये कमीशन का प्रेरोगेटिव नहीं था। हो सकता है कि कमीशन जो है वो कमीशन के लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हों लोगों से मिलते हुए, कई लोगों ने उनके साथ मुलाकात की, डेलीगेशंस उनके साथ मिले, 1600 के करीब उनके साथ लोग मिले, 240-42 डेलीगेशन थे, उन्होंने मुलाकात की, लोगों ने पेटियां भर भर के उनको कागजात जो हैं वो भेजे, उनको सार्क को एनालाइज करते करते शायद वो कहीं इमोशनल हो गए हों और उनको लगता है वो कि ये चीज़ हमें करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने गवर्नमेंट को क्या दिया कि आप 2 सीट जो हैं वो कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए आप
नॉमिनेट कर देना, जिनमें से एक खातून होनी चाहिए। तो वो कल भी मैंने उसके ऊपर बात की, अपने ही मैंने उसमें वीडियो में मैंने बात की, तो मैंने माइग्रेंट का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, मैंने पंडित का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। उसमें बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि आप कौन होते हैं पंडित कहने वाले। वो पंडित ही है बेसिकली। एक चीज़ होती है कि भाई आइडियलिज्म और रियलिज्म, डिफैक्टो एंड डिज्यूरे। तो लीगली तो आपने उसको एक माइग्रेंट बता दिया, क्योंकि आप माइग्रेंट को रिलीजन के बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं आप। लेकिन जो प्रैक्टिकली जो है फैक्चुअल जो पोजीशन वो होगी वो है पंडित के ही लिए, क्योंकि जो अकम्पनिंग पैराग्राफ है उसमें उन्होंने कहा कि जो डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज़ हैं, कश्मीरी माइग्रेंट हैं जो हमसे मिले, जो 32 साल से हुआ बिन लिविंग इन एग्जाइल। तो एग्जाइल का लफ्ज़ आज तक किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन या मुस्लिम किसी जो माइग्रेंट कश्मीरी एग्जाइल का लफ्ज़ जो है वो आज तक मैंने सुना नहीं। और वो अपने ही मुल्क में जो है सिख बिरादरी है वो, सिखों का भी इस तरह से वो एग्जाइल वाला को ज़्यादा सुने। ये एक जो पंडित्स की बहुत सारी क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी, और लिविंग इन एग्जाइल जैसे 19 ईयर्स ऑफ एग्जाइल, 32 ईयर्स ऑफ एग्जाइल, 30 ईयर्स ऑफ एग्जाइल, वो इस तरह से एक चीज़ है जो साफ तौर पे कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए ये कल एक मेरे सज्जन हैं उन्होंने मुझे की, तो वो कश्मीरी पंडित हैं, तो उन्होंने कहा कि आप, मैंने उसको कहा कि यार ऐसा करते हैं कि आई होप दैट इफ वी लिव फॉर अनदर 20 या 30 ईयर्स, तो हम एक दूसरे से हर 5 साल के बाद पूछते रहेंगे कि कोई पंडित से हट के भी कोई नॉमिनेट हुआ या नहीं हुआ। फिर अपने बच्चों को बता जाएंगे कि आप भी एग्जामिन करते रहना अगले 40-50 साल। सो व्हाट आई एम, लेट्स नॉट ट्राई टू बी ओवर इनोसेंट ऑन दिस, लेट अस एक्सेप्ट कि दिस इज हाउ थिंग इज। आई लुक एट दिस क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्पैथी। अगर आप एक ड्यू लीगल कोर्स अगर आप अप्लाई करें जिसमें लोगों के जहनों में शक और शुबहात ना पैदा हो कि भी आपने एक प्रोसेस पहले इनिशिएट किया, बाद में कुछ आपने याद आया तो उसको आपने खिड़की के जरिए कर दिया, फिर दूसरी चीज़ याद आई उसको रोशनदान से अंदर आपने कर दिया, कि जब आप चेंजिंग पॉलिटिकल रियलिटीज़ को बीच में आप देखते रहे तो आप चीज़ें भी तब्दील करते रहे। आप राइट ऑन द डे वन कहें कि 32 साल से ऐसे सर्कमस्टांसेस बने जिसमें जो कश्मीरी पंडित्स हैं वो कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो है वो कामयाब नहीं हो सकते थे, लिहाजा उनको जम्मू कश्मीर की जो डिसीजन मेकिंग का सिस्टम है उसमें इंक्लूड करने के लिए, क्योंकि हकदार हैं वो, उनके लिए 2 सीटें हम रिजर्व कर देते हैं, ये 4 सीटें रिजर्व कर देते हैं। जैसे एंग्लो इंडियन के लिए हमारे पार्लियामेंट में जो लोकसभा में हुआ करती थी, आई डोंट थिंक एनीवन शुड हैव प्रॉब्लम। इसमें थोड़ा क्विकली मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं इसको क्वेश्चन को एम्पैथी के लिए इसलिए मैं कहता हूँ कि मान लीजिए तराल कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई पंडित आ जाए इलेक्शन लड़ने के लिए और कहे कि जी मैंने असेंबली का इलेक्शन लड़ना है, और कोई मिलिटेंट आके मार ही डाले उसको, तो फिर तो अगले कई इलेक्शनों तक जो है कोई पंडित वापस इलेक्शन लड़ने के लिए, वोट डालने के लिए भी कोई नहीं आएगा। तो उसमें अगर उनको एक सिचुएशन, एक तरीकाकार बनाया जाता है कि आप पार्ट एंड पार्सल हैं इसके जम्मू कश्मीर की सोसाइटी के भी और पॉलिटिकल प्रोसेस के भी, आपको इस तरह से अकोमोडेट किया जाता है। लेकिन ये जो नए एवेन्यूज खोल देने, नया एक सिस्टम क्रिएट कर देना जिसमें लोगों को पीपल फील दैट आर वी बीइंग चीटेड, तो वो गलत है। उसमें जो एक अच्छी इंटेंशन के साथ भी चीज़ आप करना चाहते हैं वो भी बुरी लगती है। अब था आपका सवाल पीओजेके का। पीओजेके का जो उसका दैट क्लियरली लुक्स अ लॉट पॉलिटिकल, एज आई से, कि शायद जो कमीशन है उन्होंने कंपैशनेट ग्राउंड्स के ऊपर या किसी तरीके से रिकमेंडेशन की होगी, लेकिन उसका जो फॉल आउट है दैट इज़ ह्यूजली पॉलिटिकल, वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल। पहली बात तो ये है कि हम तो एम्पैथाइज करते हैं उनके साथ भी, अपने जगह छोड़ी, लोग मरे, जो माइग्रेट हुए, डिस्प्लेस हुए, ज़िंदगी में बड़ी डिफ़िकल्टीज़ उन्होंने वो देखी। आज भी उनकी जो एक शनाख्त है वो एक डिस्प्लेस्ड की तरह है, लेकिन वो स्टेट सब्जेक्ट हैं जम्मू कश्मीर के, ठीक है, वो एंटाइटल्ड हैं किस चीज़ के लिए, इलेक्शन के लिए भी, लड़ने के लिए भी, जीतने के लिए भी एंटाइटल्ड हैं। कामरेड किशन देव सेठी भी रिफ्यूजी थे, मास्टर बेलीराम भी रिफ्यूजी थे, सारे लोग रिफ्यूजी थे ये, तो ये तो एंटाइटल्ड हैं, इनको तो जम्मू कश्मीर असेंबली में कोई देयर इज़ नो बार, और ये सारे के सारे लोग जो हैं ये जम्मू सूबा में हैं,
सारे के सारे लोग जम्मू सूबा में, कोई अगर गांधीनगर से इलेक्शन लड़ना चाहे, कोई जम्मू ईस्ट से, वेस्ट से, कहीं से भी इलेक्शन लड़ना चाहे वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, लोग उनको। लेकिन आपने सिफारिश जो देखी, सिफारिश जिस तरीके से की गई उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, वो सिफारिश उनका, मैंने कहा ना कि अब उसके पॉलिटिकल जो रेमिफिकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आपको पता कि 2 दिन के बाद जम्मू में एक बहुत बड़ी जो रिफ्यूजीज की एक रैली है वो हो रही है आज, श्रद्धांजलि समारोह। लेकिन उसके आप अगर 2-3 पॉइंट्स अगर आप देखें उसमें इट्स ए 3 पॉइंट प्रोग्राम जो वो है, इट्स ए 3 पॉइंट प्रोग्राम। Number 1 is this, that we are paying tribute to the people we lost. It's not just the people we lost, it's also the struggle जो आपका पिछले 70 साल में आपने जो अपना रास्ता तय किया उसको भी आप ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं आप, ठीक है? उसको भी श्रद्धांजलि, आप अपनी स्ट्रगल को भी आप श्रद्धांजलि, अपने सफ़र को भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप सारे लोग इकट्ठे होकर अपनी जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, वो सरकार के सामने रखने का आपको मौका मिलता है, वो भी आपने बता दिया कि 2 चीज़ें होगी। तीसरी चीज़, आप रिएट्रेट कर रहे हैं अपना एक जो अज़म है वो रिएट्रेट कर रहे हैं, और उसमें बीजेपी के जो पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसमें इन्वॉल्व है पूरा। उसमें जो एक बड़ा पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो गवर्नमेंट को चलाता है वो उसमें इन्वॉल्व है। तो सब लोग मिल के ये अगर इतना बड़ा इवेंट ये कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में इसकी जो पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस, इसके जो रिपरकशंस हैं वो आप अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल भी फील कर सकते हैं। जो होम मिनिस्टर ने 5 अगस्त की शाम को पार्लियामेंट में जो तकरीर की थी पीओके के हवाले से, तो उस पे आप कोई आने वाले वक्त में कोई एक्शन ज़रूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये दिस इज़ लाइक बिल्डिंग ए नरेटिव। कोई भी चीज़ आप अगर मान लीजिए कि अगर आप सरहद पार करके चले जाते हैं कुछ करने के लिए, तो आप सरहद पार करके पाकिस्तान में अगर आप जाते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर डिमांड है उसकी कि भी ठीक है करो। चाइना के लिए डिमांड नहीं है, बांग्लादेश के लिए डिमांड नहीं है, भूटान के लिए, नेपाल के लिए डिमांड नहीं है। इस तरह से जो ये सभाएं, ये सारी चीज़ें होती हैं, एक नैरेटिव बिल्ट होता है। अब ये अखबारों में आएगा, लोग चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आप एक ऑर्गेनाइजेशन है POJKLF, आपने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बड़े वक्त से सुना होगा, ये आप POJK लिबरेशन फ्रंट है वो है। तो एक नई डिस्कशन, एक नया नैरेटिव बिल्ट होगा, एक नई डिमांड भी तैयार हो सकती है कि ठीक है नैरेटिव तो बन गया है, प्रेशर क्रिएट हो गया, अब इसके बाद अगला एक्शन जो है वो भी होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जफर चौधरी, आपने डिलिमिटेशन के ऊपर इतना तफसीली और इतना गहरा, मुझे लगता है एनालिसिस से पहले नहीं सुना। वो मुझे पता था कि जब होगा आप ही करोगे। तो आपने ये मुकम्मल एनालिसिस जो है डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर सुन लिया। उम्मीद और तवक्का ये कि जो खदोखाल आपको डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के समझ नहीं आए हैं, मुझे लगता है बेहतर और अच्छे तरीके से आपको समझ आ गए होंगे।